नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है सामान्य प्रबंधन की। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है कंप्लीट मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से पटवारी और व्यापम की अन्य परीक्षाएं। अब व्यापम की बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वर्ग मतलब ग्रुप 1 है, सब ग्रुप 4 है, इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये जो है सामान्य प्रबंधन देखने को मिलेगा। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। तो अभी विशेष रूप से आप क्लियर कर लीजिए पटवारी के लिए, पटवारी के साथ में जितनी भी वैकेंसी आई उनके लिए। तो हमने ऑलरेडी प्रबंधन से रिलेटेड आपके लगभग 3 क्लास यहाँ पे हो चुकी है। क्लास मतलब 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत प्रबंधन क्या होता है उसकी पूरी भूमिका मैंने तैयार किया हूँ। उसका अर्थ है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी विशेषता है, उसका महत्व है, उद्देश्य है, साथ में प्रबंध का नेचर, नेचर मतलब उसकी प्रकृति, कला है या विज्ञान है। उसके अलावा हमने प्रबंध के कार्य को भी देखा है, साथ ही हमने समन्वय देखा, समन्वय की सारी प्रक्रिया, महत्व है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन सभी चीज़ों को देखने के पश्चात अब हमारे पास में कंडीशन होती है कि हम उनके क्वेश्चन को हल करें, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या पुराने वर्षों के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे हल करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर डायमेंशन बन जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ताकि उस टॉपिक को आप जो है उस हिसाब से और दोबारा में रिविज़न कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लोगों तक शेयर कर दिया करिए, ताकि ये जो सीरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब मुझे पता है प्रबंधन का अच्छा कंटेंट पहली बार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो अच्छा कंटेंट उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। इस चैनल का नाम है SSW MPPSC एंड व्यापम। आप अभी तक जो है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन से जुड़े हुए थे, उसी का पार्ट है। उसमें सिर्फ कंप्यूटर के वीडियो आएंगे और इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि मुख्य रूप से MPPSC और व्यापम से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जितने भी वीडियोस है। और अभी मैं मतलब एक बात बताने वाला हूँ कि जैसे अभी आपका पेपर है 15 मार्च को, 15 मार्च के पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके 8 सब्जेक्ट, मुख्य रूप से मैनेजमेंट तो यहाँ चलेगा ही, बाकी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन यानी MCQ भी यहाँ पे चलेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, आपका दायित्व है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना है। ठीक है, ये आपका दायित्व है। और बिना जो है आप कुछ पे करें या फिर कुछ भी चीज़ के सर्विस नहीं ले सकते, तो आपका जो पे करने का वो है आप चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आपका काम होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा काम। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमने थ्योरी पढ़ ली है, एक जो पहला चैप्टर है उसकी, और अब हम जो है शुरू करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप जो है अगर कमेंट बॉक्स में पॉज करके, जैसे फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, इस प्रकार से अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रबंधन के क्वेश्चन हम हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध क्या है? प्रबंध मतलब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के अंतर्गत पूछा, देखिए, क्या ये एक विज्ञान है, क्या ये एक कला है, या फिर कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि A और B दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, हमने जस्ट पहले अभी पढ़ा था, जब क्वेश्चन हम मतलब जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जो प्रबंध है यानी कि मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या है, मैनेजमेंट एक प्रकार का आर्ट है, साथ में आर्ट होने के साथ साथ में वो क्या है, एक साइंस भी है। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं वो आर्ट भी है, यानी कि क्या है, कला भी है, साथ में वो जो है विज्ञान भी है। इसका मतलब है जो मैनेजमेंट है यानी कि जो प्रबंध है वो कला है, कला के साथ साथ में विज्ञान भी है। अब कला और विज्ञान के संबंध में हमने बहुत सारी चीज़ें देखे। जैसे कला की अगर बात करें तो कला मतलब जैसे संगीत है, नृत्य है, ये सब क्या है, कला। और इसको जो है व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार परफॉर्म कर सकता है। उसी प्रकार प्रबंध भी जो है एक प्रकार की कला है, जो पहले से बने बनाए सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता है, और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उसको जो है यूज कर सकता है। साथ ही विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान जो है पहले से बने बनाए कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति को नियोजन करना है, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना, तो प्लानिंग के लिए पहले से सिद्धांत बने हुए हैं, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे प्रबंध किया जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो जो प्रबंध है वो एक विज्ञान भी है और कला भी है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, C, यानी कि A और B दोनों। ठीक है, आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, प्रबंध कला है, क्यों? क्योंकि वो सैद्धांतिक ज्ञान पर चलती है, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार चलती है, और व्यवहार रचनात्मक के अनुसार उसमें काम होता है। और विज्ञान क्यों है? विज्ञान की अगर बात करें तो क्रमबद्ध ज्ञान है, इसमें किसी भी चीज़ का नियोजन है, संगठन है, उसकी अगर बात करें।
परीक्षण पर आधारित है। मान लो किसी व्यक्ति ने नियोजन के सिद्धांत बनाया है तो वो कैसे है, वो परीक्षण पर आधारित है, यानी कि पहले उसको अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या मतलब जो सिद्धांत है वो। व्यापक वैधता यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, विज्ञान के भी इसमें सारे गुण हैं, साथ ही कला के भी सारे गुण हैं। तो इस हिसाब से अगर बोले तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। चलिए, प्रबंध कहाँ जरूरी है। देखिए, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, हमने देखे हैं। एक तो टॉप होता है, टॉप के बाद एक मिडिल होता है, ठीक है, मिडिल के बाद एक लो लेवल होता है। लो लेवल को हम एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम जो है परिचालन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिचालन। परिचालन का मतलब जहाँ एग्जीक्यूट होता है सही मायने में, मतलब जब एम्प्लॉय से हम टॉप लेवल के श्रमिक किन्हें बोला जाता है, टॉप लेवल के श्रमिक बोला जाता है परिचालन, यानी लो लेवल। मिडिल वाले जो है टॉप लेवल की जितनी भी योजनाएं होती है वो नीचे पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि पूरा पूरा अगर उत्तरदायित्व की अगर बात करूं तो उत्तरदायित्व किसके ऊपर रहता है, उत्तरदायित्व जो रहता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ही जिम्मेदार होता है कोई भी कार्य कैसा हुआ है वो, ठीक है। यानी मिडिल लेवल को हम जो है विभाग प्रमुख बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विभाग प्रमुख। जैसे कि मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब विपणन की बात करें, ठीक है, विपणन। या फिर हम जो है उत्पादन, उत्पादन के विभाग का एक प्रमुख होता है, उसे हम बोलेंगे मिडिल लेवल का। तो मिडिल लेवल के व्यक्ति ही यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, प्रबंध टॉप लेवल में भी बनाया जाता है, प्रबंध टॉप लेवल में भी किया जाता है, मिडिल में भी किया जाता है, लो लेवल में भी। इसका मतलब है उच्च स्तर में भी प्रबंध जरूरी है, मध्य स्तर में भी प्रबंध जरूरी है और निम्न स्तर में भी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर हमारा डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी स्तर में प्रबंध जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन से आ जाते हैं। टॉप लेवल में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष यहाँ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब क्या है, ये सब टॉप लेवल के। यहाँ के जितनी भी प्लानिंग की जाएगी, जितनी भी मैनेजमेंट किया जाएगा, उसकी जितनी भी नीतियाँ होगी, बजट यहीं पे बनाया जाता है। आपका बजट कहाँ पे बनाया जाता है, टॉप लेवल पे। टॉप लेवल के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है और नीचे नीतियाँ पहुंचाई जाती है। तो मिडिल लेवल जो है कड़ी के रूप में काम करता है, यानी टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में जो कड़ी है वो मिडिल लेवल है, जो कि नीचे योजनाओं को पहुंचाती है। और लो लेवल में हमको सबसे टॉप लेवल के श्रमिक देखने को मिलते हैं, यानी कि इनको फोरमैन के नाम से जानते हैं, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इसके अलावा सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर, ये सब जो है लो लेवल के। विभाग प्रमुख आपको मिडिल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट सभी लेवल में होता है, यानी सभी स्तरों में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात की जा रही है प्रबंध क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध क्या है। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध एक प्रकार से सलाहकारी है क्या, निर्धारात्मक है क्या, या फिर कार्यात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे बताइए, प्रबंध की मैंने एक डेफिनेशन बताया था। प्रबंध की डेफिनेशन क्या बताया था कि लोगों से कार्य कराने की जो युक्ति है या लोगों से कार्य कराने की जो कला है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबंध। तो कार्य कराने की मतलब कार्यात्मक हो सकती है, तो सलाहकारी यहाँ पे नहीं होगी, निर्धारात्मक नहीं होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है हमारा कार्यात्मक कार्य है। यानी कि प्रबंध क्या किया जाता है कि भाई कोई काम को किया जा सके, इसके लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कार्यात्मक होगा। लोगों से कार्य कराने की जो कला है उसे हम बोलेंगे प्रबंध। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, संकीर्ण अर्थ यानी कि जो शॉर्ट, यानी कि आप जो है सरल शब्दों में अगर बोले तो सरल शब्दों में या संकीर्ण अर्थ में हम यहाँ बोल सकते हैं लोगों से कार्य कराने की जो युक्ति है या लोगों से कार्य कराने की जो कला है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबंध बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्रबंध मदद करता है क्या करने के लिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे, जैसे अगर बात करूँ मैं, एक टॉप लेवल में क्या है, एक कंपनी, कंपनी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं प्रबंध की, किसकी, प्रबंध की। इसके अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस है, साथ ही एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये सब डिपार्टमेंट जो है इसके अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय काम करते होंगे उनका अपना अपना एक व्यक्तिगत उद्देश्य होगा, बिल्कुल होगा। इन व्यक्तिगत उद्देश्य के होने के बावजूद भी वो प्रबंधक के अनुसार जो कंपनी है, कंपनी या कोई संस्था हो सकती है, उसकी मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो पर्पस है उसके लिए काम करते हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं अपने पर्टिकुलर उद्देश्य होने के बाद भी किसके लिए काम कर रहा है, सामूहिक रूप से काम कर रहा है। किसके लिए, सामूहिक रूप से, मतलब कंपनी एक प्रकार की सामूहिक संस्था है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए काम कर रहा है ना। तो इनका मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। कंपनी को प्रॉफिट कमा के देंगे तभी उनका जो है निजी उद्देश्य पूरा हो पाएगा। ले देखिए, बात की जा रही है कि सामूहिक रूप से जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का ये काम करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रबंध मदद क्या करता है, व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में, संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में, या फिर उपरोक्त दोनों में से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत लक्ष्य को ना देखकर क्या देखेंगे, जितने भी समूह में लोग काम कर रहे हैं उनका एक सामूहिक उद्देश्य होता है। तो सिंपल बोल सकते हैं हम संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं।
तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगठनात्मक लक्ष्य। बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप बी नंबर राइट आंसर, परंतु देखिए आप देखें मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट है अलग अलग, इन सभी का एक मुख्य फोकस होता है जो कि इस कंपनी का हो सकता है, टूरिज्म बिजनेस एंटरप्राइज का। ठीक है, और मैनेजमेंट के द्वारा ये जो है पॉसिबल हो पाता है कि जो है ये क्या कर सके, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को ध्यान में तो रहते ही हैं, परंतु व्यक्तिगत लक्ष्य के पहले सामूहिक लक्ष्य यानी संगठनात्मक लक्ष्य को पहले प्राप्त करना होता है। ठीक है, प्रबंधक का जो प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो देखिए जब भी प्रबंध का काम किया जाएगा तो पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसके बाद प्लानिंग की जाती है। पूर्वानुमान को तो हम ज़्यादा गिनेंगे नहीं, परंतु प्लानिंग को हम गिनेंगे। क्या किया जाना है, क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, और इसके लिए विधि कौन सी होगी, मतलब ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम कम से कम लागत में, कम से कम संसाधनों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीज़ें किसमें की जाती है, सबसे पहले प्लानिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं नियोजन। क्या बोल सकते हैं, नियोजन। और नियोजन को एक नाम और जिसमें हम योजना बनाना बोल सकते हैं। तो देखिए नवीनीकरण यहाँ आंसर नहीं होगा, निर्णयन मतलब डिसीजन लेना भी आंसर नहीं होगा, संचार यानी कम्युनिकेशन भी आंसर नहीं होगा। संचार को संप्रेषण भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे संप्रेषण, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से बाद में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, योजना। योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। क्या होगा, प्लानिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपल, नियोजन करना प्रबंधक का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। राइट आंसर है योजना बनाना। नेक्स्ट है, आप इसके बारे में यहाँ पे कार्य भी देख सकते हैं, जैसे नियोजन पहला है, उसके बाद संगठन है। अगर नियुक्ति दिया है तो ठीक है, नहीं तो नियुक्ति के बाद नेतृत्व आता है, नेतृत्व के बाद नियंत्रण और अभिप्रेरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मुख्य कार्य नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नेतृत्व आएगा, चौथा नियंत्रण आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम ध्यान में रख सकते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए प्रबंध के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन से, एक टॉप होता है, एक होता है मिडिल, एक कौन होता है मिडिल, और एक होता है लो लेवल। तो टॉप लेवल में कौन से आ जाते हैं, जो अधिकारी वर्ग के, यानी सीईओ है, प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस प्रकार के। और इसके अलावा मिडिल में आते हैं विभाग प्रमुख। अब विभाग प्रमुख की अगर बात करें, विभाग प्रमुख में मार्केटिंग के लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के अलग हो जाते हैं, सेल्स के लिए अलग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लो लेवल में आप देखेंगे तो सुपरवाइजर यहाँ पे आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, सुपरवाइजर लो लेवल में। सुपरवाइजर आ जाते हैं, फॉरमैन आ जाते हैं, ठीक है, क्लार्क आ जाते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, लो लेवल में। तो आप देख सकते हैं, देखिए खरीद यानी कि हम बोल सकते हैं इसको प्रोडक्शन मैनेजर, बिक्री यानी कि इसको बोल सकते हैं सेल्स मैनेजर, उसके बाद वित्त मतलब हो जाता है फाइनेंस मैनेजर। क्या हो जाता है, फाइनेंस मैनेजर। अब सुपरवाइजर की अगर बात करें तो ये किस में आ जाएंगे, लो लेवल, यानी कि ए बी सी ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे मिडिल में। किस में आएंगे, मिडिल में। अब देखिए मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए ए शामिल है, बी शामिल है, सी शामिल है, इसका मतलब कौन शामिल नहीं है, डी। यानी सुपरवाइजर कहाँ पे आ जाएंगे, लो लेवल, यानी कि निम्न स्तरीय जो प्रबंध होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको परिचालन। क्या बोल सकते हैं, परिचालन जो प्रबंध होता है उसमें कौन काम करता है, कौन आता है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के साथ साथ आप देख सकते हैं क्लर्क आ जाता है, जूनियर इंजीनियर, इस प्रकार से जो छोटे लेवल के व्यक्ति होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, सुपरवाइजर। इनको टॉप लेवल का श्रमिक बोला जाता है, यानी कि श्रमिक तो होते ही हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं, बट टॉप लेवल के श्रमिक इनको बोला जाता है, जो कार्य का प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ आप देख भी सकते हैं, तो हमने बार बार पढ़ लिए हैं। यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो देखिए टेरी महोदय के द्वारा नहीं बोला गया, फ्यूल के द्वारा नहीं बोला गया, डेविस के द्वारा नहीं बोला, ये बोला गया एप्ले के द्वारा। अब टेरी और फ्यूल के द्वारा क्या बोला गया है, जैसे फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल ने तो जितने भी प्रबंध के कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्य की अगर बात करें तो प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, पहले पूर्वानुमान लगाया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें नियोजन यानी क्या करना है, कैसे करना, उसके लिए संगठन की जरूरत होगी, उसके बाद उनको निर्देश देना होगा, उनमें समन्वय की जरूरत पड़ती है, और बाद में जो है उनका नियंत्रण करना पड़ेगा। तो प्रबंध के जितने भी कार्य है वो टोटल मिलाकर अगर देखें तो वो किसकी परिभाषा में शामिल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हेनरी फ्यूल की परिभाषा में। और अगर मैं बात करूं जॉर्ज आर टेरी की, तो प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, इन सभी का समावेश होता है। मतलब कुछ कार्य इसमें आ गए हैं, पर सभी कार्य आपके टेलर मतलब फ्यूल में आए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, और जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग के द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण और उसको निष्पादन करने के लिए सबको एक साथ सम्मिलित किया जाता है, ये बोला गया जॉर्ज आर टेरी के द्वारा।
ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली हैं। आप उसमें जो है बी नंबर का इसका राइट आंसर है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यह है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो इसके बारे में भी आप इसको याद रख सकते हैं, कथन है। ठीक है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो हम बार बार देख रहे हैं प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, टॉप है, मिडिल है और बॉटम, यानी कि लो लेवल का है। तो जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, टॉप है, मिडिल है, लो लेवल, ये बार बार देख रहे हैं आप। आपको इतनी चीज़ें देखिए, किसी भी चीज़ को अब अगर हम 5-6 बार देख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। मतलब बात हो रही सीधी सीधी रिविज़न की। तो रिवीजन जो है कोई भी चीज़ की एक प्रकार से इम्पोर्टेंट की है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, उसको रिवीजन नहीं करते हो, तो सिंपल सी बात है, आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। जैसे मान लो आपने 1 घंटे की पढ़ाई की, दूसरे दिन अगर आप उसके लिए 5 मिनट नहीं दे सकते उस 1 घंटे की पढ़ाई के लिए, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने आज 8 घंटे पढ़े हैं तो दूसरे दिन आप आधा घंटे का समय, यानी कि 30 मिनट का समय निकाल कर उस 8 घंटे की पढ़ाई को रिवीजन अवश्य करें, नहीं तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। ठीक है, रिवीजन कम से कम जो है 5-6 बार हो जाए तो आपकी पढ़ाई जो है हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो प्रबंध के कार्य हम बार बार देख रहे हैं, नियोजन है, उसका संगठन भी है, समन्वय बनाना भी है। तो बचा क्या? लेखांकन, यानी अकाउंटिंग करना जो है किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम नहीं है। तो लेखांकन मतलब मैनेजमेंट का काम नहीं है। हालांकि हम जो है जब हम सामान्य प्रबंधन पढ़ेंगे तो आखिरी में हम लेखांकन पढ़ेंगे, पर ये मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? लेखांकन। लेखांकन मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, नियोजन है, संगठन है, नियुक्ति है, नेतृत्व है, नियंत्रण है, अभिप्रेरणा है, ये मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कार्य भी होते हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है? प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में मतलब जो है सहायता या सामना करने में मदद नहीं करता है? तो देखिए, वैश्वीकरण, यानी कि हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण की जो भी समस्या है, जो उसकी चुनौती का सामना करने में बिल्कुल ये हमेशा तैयार रहता है। इसको मैनेज करके, जैसे विदेशी व्यापार किसी का चल रहा है तो सिंपल सी बात, उसके लिए ये तो तैयार है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन के लिए भी ये मतलब उदारीकरण, मतलब एक प्रकार से अगर बोलें, विदेशी राज्यों को एक प्रकार से हमारे भारत में अगर हम लगाने फैक्ट्री लगाने की परमिशन आसानी से मिल जा रही है, उससे बोलते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के विकास में, बिल्कुल। तो मतलब वैश्वीकरण में भी ये जो है मदद करता है, उदारीकरण में भी मदद करता है, तकनीक में भी। तो बचा क्या? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, जो डिजास्टर होती है, नेचुरल डिजास्टर जो होती है, उसको हम अगर बात करें तो उससे जो भी समस्या उत्पन्न होती है, जो भी चुनौती आती है, उसको मैनेज करने में ये मदद नहीं करता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये वाला, प्राकृतिक विपदाओं। मतलब यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया था, निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता, तो एक अकेली मात्र प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे प्रबंध के मुख्य कार्य की अगर बात करें, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, इस प्रकार से अगर देख सकते हैं हम। सहायक कार्य की अगर बात करें तो देखिए, निर्णयन है, कर्मचारी व्यवस्था, संप्रेषण है, नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन है, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है? तो देखिए, प्रबंध का निम्न स्तर बिल्कुल है, उच्च स्तर भी है। निम्न मतलब लो लेवल जो परिचालन होता है, उच्च मतलब टॉप, और मध्य मतलब मिडिल। तो बचा क्या हमारा? मुख्य। तो मुख्य यहाँ पे इसका स्तर नहीं है, प्रबंध का स्तर नहीं माना जाता है। ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगर देखें, किसके अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य कराने की प्रक्रिया है? किसके द्वारा बोला गया है? ग्रिटनर के द्वारा, यानी कि डी नंबर का हमारा राइट आंसर। तो ग्रिटनर की परिभाषा भी आप ध्यान में रख लीजिए। मैंने बोला था कोई भी परिभाषा आप 5-6 बार अगर पढ़ लेते हैं तो उस व्यक्ति से आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं उसके नाम से। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जब भी कोई कीवर्ड पकड़ में आया तो मतलब वो परिभाषा आपको उसकी समझ जाना है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो परिभाषा बस में थोड़ी सी दिक्कत जाना, बाकी चीज़ें तो मैं आपको क्लियर करा ही दे रहा हूँ। तो परिभाषा के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बार बार उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बजट का अनुमोदन करना किस स्तर का है? जैसे मैंने बताया 3 स्तर होते हैं, टॉप होता है, मिडिल होता है, बॉटम होता है। तो बजट मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो भी बजट पारित होता है वो कहाँ से होगा? टॉप से। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा सी, यानी कि उच्च स्तर पर। उच्च स्तर की अगर बात करें, सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। जैसे टॉप लेवल के बजट है, और जो दीर्घकालीन योजनाएं होती है वो कौन पारित करता है? टॉप। उसके बाद उन योजनाओं को एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है? मिडिल का, जो कि लो लेवल के कर्मचारी और साथ में जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे काम कराता है।
प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो हमने 3 प्रकार के उद्देश्य पढ़े थे, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और कर्मचारी के संबंध में उद्देश्य। तो संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत व्यापार का जीवित रहना है या संस्थान का जीवित रहना सबसे मुख्य है। जीवित रहने के साथ साथ उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, साथ ही उसकी विकास यानी उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए भी है, बी है और सी, तीनों यहाँ पे आंसर, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसके जो है आंसर है। संगठनात्मक उद्देश्य यहाँ पे तीनों माने जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, 3 यहाँ पे इसके उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत अगर देखें, आर्थिक मूल्यों की रचना करना, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार उत्पन्न करके देना, विद्यालय हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं देना, कर्मचारी संबंध में प्रतियोगी वेतन है, व्यक्तिगत विकास में सहायक होना और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये चीज़ें जो हो जाती है इसके उद्देश्य में शामिल होते हैं। और बिना उद्देश्य के कोई भी संस्थान अस्तित्वहीन होता है। अब सिंपल सी बात है, स्कूल है, स्कूल का अपने एक उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना। अगर वो अपने उद्देश्य को फॉलो ना करे, उद्देश्य को प्राप्त ना करे, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। कोई कंपनी है, प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य है और मार्केट में अपनी पकड़ जमाना ये उसका उद्देश्य है। अगर वो अपने उद्देश्य के लिए काम ना करे तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा। तो इसलिए उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रबंधन कैसी व्यवस्था है, तो बताइए मुझे, प्रबंधन कैसी, स्थिर है क्या, गतिशील है क्या, ये उपरोक्त दोनों है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं भी। तो यहाँ देखिए प्रबंधन जो है गतिशील व्यवस्था है। गतिशील मतलब गतिशील कार्य इसको बोला जाता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस प्रकार परिवर्तन होंगे उसी प्रकार उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये चीज आपको देखने को मिलेगी किसके अंतर्गत, प्रबंध के अंतर्गत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गतिशील व्यवस्था है। जैसे अगर बात करें पर्यावरण में बदलते पर्यावरण का स्वरूप को अगर एक्सेप्ट करने की बात हो तो एम्प्लॉय आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्रबंधन या प्रबंधक उसको मतलब एक प्रकार से सहायता कराता है कि उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, फास्ट फूड जो क्षेत्र के विशालकाय संगठन मैकडॉनल्ड्स की अगर बात करें, तो भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए उसने अपने खान पान की जो इंडेक्स होता, मीनू होता, उसमें भारी बदलाव किया ताकि वो बना रहे। तो देखिए परिवर्तन करा तो बना है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए खुशी से, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमको कौन सिखाता है, प्रबंधन। तो प्रबंध जो है एक प्रकार का गतिशील कार्य है। उसके बाद प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना क्या है, तो देखिए समाज हित में है क्या, मात्र आडंबर है क्या, व्यवसाय एवं समाज दोनों के हित में है क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा, व्यवसाय के लिए भी ये लाभकर है और समाज के लिए भी लाभकर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसका सामाजिक उद्देश्य हमने देखे थे, उत्पादन के पर्यावरण की भिन्न पद्धति अपनाना, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, विद्यालय स्वास्थ्य सुविधाएं ये सेवाएं इनको जो है प्रदान करना। तो ये जो है व्यापार यानी संस्थान के लिए भी लाभकर है और समाज के लिए भी लाभकर है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, व्यवसाय और समाज दोनों के लिए हितकर होगा। चलिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है, बताइए। ये कथन जो है हैरी लॉबिन्सन का है। किसका है, हैरी लॉबिन्सन। यानी कि इस प्रकार के कथन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इनको याद रख लीजिए। ठीक है, अब बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा खुद ब खुद। प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है, तो मैंने इसके पहले भी बताया था, प्रबंधन में सबसे पहले प्लानिंग की जाती, यानी कि क्या किया जाएगा, नियोजन। क्या किया जाएगा, नियोजन। नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं, तो राइट आंसर हमारा नियोजन होगा। दूसरा कार्य जो होता है संगठन। अब संगठन के बाद क्या जाता है, नेतृत्व आ जाता है। अगर नेतृत्व नहीं है तो क्या जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा। क्या जाएगा, नियंत्रण। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। समन्वय तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। नियुक्तिकरण संगठन के जस्ट पश्चात, यानी कि इसको बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, यानी कि नियुक्ति करना, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को चुनना। ठीक है, जैसे यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं क्रम। इसके अलावा प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है, देखिए प्रबंध के अंतर्गत अगर सारी चीजें आ जाए, जैसे नियोजन यानी पूर्वानुमान लगाना, संगठन, निर्देश देना, समन्वय, नियंत्रण, ये सब आ जाए, इसका मतलब किसने बोला है, ये बोला है सिर्फ फ्योल ने। और फ्योल जो है एक प्रकार से फ्रांस के इंजीनियर, मतलब एक प्रकार से प्रबंध सिद्धांतकार थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हेनरी फ्योल इसका राइट आंसर है, और फ्रांस के खनन इंजीनियर थे, प्रबंध सिद्धांतकार थे। इन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया, और 20वीं सदी की बात करें तो इसके प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। साथ ही उनके साथ में काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो इस सिद्धांत का विकास, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के विकास के स्वतंत्र रूप में लगभग उसी काल में किया। यानी कि कार्यात्मक प्रबंध का जन्मदाता इनको बोला जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल को। और इनका जन्म देखें तो हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुर्की में हुआ था, और ये जो है मृत्यु की जगह इनकी फ्रांस थी, फ्रांस में ये इंजीनियर थे। ठीक है, साथ ही हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने फ्योल के जो है 14 प्रबंध के सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ पे कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन है,
कमान की एकता है, दिशा की एकता है, व्यक्तिगत हित की अधीनता है, पारिश्रमिक, केंद्रीकरण, आदेश श्रृंखला है, आदेश है, इसके बाद इक्विटी है, स्थिरता है, पहल है, एस्पिरिट डी कॉप्स है। इन सभी को हम प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें और उससे संबंधित भी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष क्या है? तो यहाँ देखिए, वैधानिक मुक्ति बिल्कुल सही है, यहाँ पे अस्पष्टता हो जाती बिल्कुल सही है भी, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत ये भी सही है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा के अंतर्गत वैधानिक मुक्ति भी आ जाती है, अस्पष्टता भी आ जाती है, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत भी यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, बिल्कुल सही। प्रबंध एक पेशा है, यानी कि प्रबंध एक प्रोफेशन भी है। ठीक है, हमने पढ़े थे, प्रबंध एक प्रोफेशन भी है। इसके अलावा हमने प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है, ये भी सही है। इसका मतलब डी नंबर का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमने विशेषताओं के अंतर्गत इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? प्रबंध एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन क्यों है वो हमने विस्तार से पढ़ लिया है। तो ये कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। राइट आंसर क्या होगा? बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। इसके अलावा शीर्ष स्तर के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किन योजनाओं के निर्माण से है? शीर्ष यानी टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो किस प्रकार की योजनाएं बनाता है? दीर्घकाल की बनाता है, अल्पकाल की, पर्यवेक्षक की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था दीर्घकाल की जितनी भी योजनाएं बनाई जाएगी वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट यानी उच्च स्तर के प्रबंधक के द्वारा बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन योजना। शीर्ष यानी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हो उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। वरिष्ठतम अधिकारी जितने भी आते हैं, सामान्यतः चेयरमैन है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं, सीईओ है। मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, ये सभी नामों से इनको जाना जा सकता है। और जितने भी इनके द्वारा देखिए विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है, और इनके जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो मिडिल लेवल के द्वारा बॉटम लेवल तक पहुंचाई जाती है, लो लेवल, निम्न स्तर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार होता है? मतलब जब हम संगठन का हिस्सा बनाने के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करने के बाद उसको प्रशिक्षण देंगे, तो इनमें से कौन सी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जो समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए उसको तैयार करती है? तो सिंपल सी बात, इसका राइट आंसर क्या होगा? समस्या समाधान की जो प्रशिक्षण है, इसके द्वारा उस कर्मचारी की समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने में उसकी मदद करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करना, यानी कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा योजनाएं तैयार की जाती है, और मध्यम स्तर के द्वारा निम्न स्तर के व्यक्तियों को योजना या कार्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा जो मध्यम स्तर वाला है, जो कि जिम्मेदारी को सौंप रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल ने तो मुक्ति अपनी कब पा लिया? जब वो मध्यम स्तर को छोड़ दिया। मध्यम स्तर कहाँ से किसको छोड़ाएगा? तो इसलिए मध्यम स्तर के ऊपर पूरी पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, उत्तरदायित्व आ जाता है कि कार्य सही हुआ है नहीं हुआ। तो ये राइट आंसर यहाँ पे होगा मध्यम स्तर के प्रबंधक। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है पूरा, क्योंकि नीचे आप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, परिचालन मेन जो एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ले देखे कौन जिम्मेदार हुआ? मध्य स्तरीय, क्योंकि उच्च स्तर से नीचे तक लाने का काम जो है मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। प्रबंध सबसे बूढ़ी कला और सबसे जवान पेशा है। बूढ़ी कला मतलब ओल्ड आर्ट है, और जवान मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, आप समझते ही होंगे। ठीक है, जवान पेशा है। तो इसको किसने बोला है? इसको लावेल के द्वारा बोला गया है। ठीक है, लावेल के द्वारा इसको बोला गया है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, सार्वभौमिक होते हुए भी जड़वत लागू क्यों नहीं मतलब किया जा सकता? क्योंकि प्रबंध जो है एक प्रकार से परिवर्तन संसार का नियम है। तो प्रबंधन के सिद्धांत भी धीरे धीरे मॉडर्न यानी कि आधुनिक प्रबंध हुआ, तो परिवर्तन होते होते वो जो है लागू किए जाते हैं, यानी कि कंप्लीट रूप से लागू नहीं किए जा सकते। ये कथन जो है हेनरी फ्योल महोदय का है। ये 14 प्रबंध के सिद्धांत इन्होंने लाए हैं। ठीक है, प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है? अब बताइए, कुशल और प्रभावी में मैंने अंतर बताया था। प्रभावी का मतलब होता है किसी कार्य को कर देना। ठीक है, और कुशल का मतलब होता है उस कार्य को कम लागत पर करना, कम लागत पर अच्छे से अच्छा कार्य करना। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए, जब समय पर कार्य पूर्ण हो जाता है
जब बजट लागत के अनुसार कार्य करता है, ए और बी जब न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण हो जाता है। तो देखिए कम लागत पर अच्छा काम हो जाना यानी कि कम लागत पर कार्य हो जाना यानी कि मतलब क्या है, वो कुशल है। तो डी नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतः क्रिया नहीं करता। प्रत्यक्ष मतलब भाई जब टॉप लेवल की अगर बात करें तो टॉप लेवल प्रत्यक्ष नहीं करता, मीडियम लेवल भी यहाँ पे जो है नहीं करता, नीचे निम्न स्तर का जो व्यक्ति है वो यहाँ पे क्या करता है, मतलब एक प्रकार से कार्यवाही साथ में करता है। यानी कि प्रत्यक्षदर्शी कौन होता है, लो लेवल का व्यक्ति यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो यहाँ देखिए पर्यवेक्षी प्रबंधक निम्न में आ जाता है, परिचालन भी निम्न में आ जाता है, पहली पंक्ति भी निम्न आ जाता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंधन क्या है, ये सीधे सीधे एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं होता है, प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी हमारा जो है राइट आंसर है। डी में क्या दिया है, मध्य स्तरीय प्रबंध दिया है। मध्य स्तरीय प्रबंध के नीचे भी परिचालन आता है, उसके नीचे एम्प्लॉय आ जाते हैं। तो सीधे सीधे कनेक्ट कौन है, परिचालन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है। ठीक है, प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहला काम तो नियोजन का होगा। तो देखिए यहाँ संगठन आ रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, और नीचे भी संगठन आ रहा है एक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, पहला काम नियोजन का है तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो नियोजन के पश्चात क्या आता है, संगठन, संगठन के पश्चात नेतृत्व, नेतृत्व के पश्चात नियंत्रण। अब यहाँ देखिए नियंत्रण पहले आ गया है तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। क्यों, क्योंकि पहले नियोजन किया जाएगा, मतलब प्लानिंग क्या करना कैसे करना, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी, संगठन को नेतृत्व प्रदान किया जाएगा, और उसके बाद जो काम हो रहा है उसका मिलान किया जाएगा कि जो उत्तरदायित्व उसको सौंपा गया था वो सही में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्रम सही है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, परंतु अगर आपको राइट आंसर ये वाला मिलता है तो ये आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि नियंत्रण इसमें पहले आ गया। अब हो सकता है नेतृत्व ना हो ऑप्शन में तो नियंत्रण तीसरे नंबर में आ सकता है, परंतु अगर नेतृत्व है तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखे हैं प्रबंध की, यानी प्रबंध का जो मीनिंग है, प्रकृति है या फिर उसकी विशेषता है, इससे संबंधित जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित हमने सारे डायमेंशन से सारी चीज़ें क्लियर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आप नीचे देख सकते हैं SSW एजुकेशन PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और SSW MPPSC और व्यापम के नाम से चैनल है यूट्यूब। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए यानी कि शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।